होंगे। चलो, हेलो एवरीवन, मेरा नाम लखन गोयल है और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पिछले 4.5 साल से काईटेक टीम का हिस्सा रहा हूँ और अभी 1 नवंबर से किसी कारणवश मुझे आप लोगों के साथ डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था, इसलिए अब मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं मेनली ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि धीरज सर और आशीष सर का और बाकी भी टीम का मैं बहुत थैंक यू करना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ में उन्होंने मेरे को सपोर्ट हमेशा के लिए सपोर्ट करा है। और धीरज सर और आशीष सर को इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कहना चाहिए कि आर्थिक तौर पे भी सर ने मेरे को काफ़ी हेल्प करी। और मेन जो मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है वो मैं हम सभी का जो काईटेक की जो जितने भी सारे ग्रुप मेंबर हैं उन लोगों का ईएसआईसी के थ्रू हमारा एएसआईसी का हमारा बीमा हो रखा है। तो उस बीमा की जानकारी के लिए मैं आपको अपनी जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ पिछले 1-2 महीने पहले मेरे पिताजी को हार्ट अटैक की शिकायत हो गई थी। तो उसमें मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में और ईएसआईसी के हॉस्पिटल में भी मैंने इलाज करवाया है। तो उसके कुछ एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करने के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो इस चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें मेनली तो ये रहता है कि आप सबसे पहले अपना आईपी नंबर जनरेट आपका हो चुका है, वो मुझे जानकारी इस चीज़ की कि आप सभी लोगों का आईपी नंबर जनरेट हुआ है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो आप वो अपने जो टीम के पिलर्स ग्रुप हैं उन लोगों से आप सोनू बुधवानी सर का नंबर लें, जो अपना ईएसआईसी का सारा काम का जो देखते हैं उनसे, या फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर उनके शेयर कर दूंगा, उनसे आप अपना आईपी नंबर लें। और आईपी नंबर लेने के बाद में आप उन आईपी नंबर से आप अपनी सारी जानकारी देख लें कि जानकारी सही है या गलत है। इसमें आपका जो बीमा होता है वो आपका अकेले का नहीं होता है, आपके फैमिली का भी होता है। फैमिली में सिर्फ जो डिपेंडेंट होते हैं उन लोगों का उसमें आता है, जैसे आपके फादर हैं, मम्मी हैं, फादर है, मदर, उन लोगों का नाम आता है उसमें। आपकी अगर आप जो मैरिड हैं तो आपके अगर बच्चे वगैरह हैं, वाइफ हैं, तो उन लोगों के नाम उसमें आप ऐड करवाएं। वो ऐड करवाने में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आप सबसे पहले अपना उनका नाम मैच कर लें कि जो आधार कार्ड में उनके नाम आ रहे हैं नाम सेम मैच होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आधार कार्ड से उनकी मैच होना चाहिए। और उसके अलावा ये भी चीज़ आप इंश्योर कर लें कि आपके जो उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर पर ओटीपी जाता है या नहीं, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे उनके नंबर पे ओटीपी जाना चाहिए। ये चीज़ें रहती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में ये रहता है कि ईएसआईसी का कार्ड जो बनता है वो 2 पेज का कार्ड होता है, उसमें आपका फैमिली फ़ोटो लगता है। ये आपको एक चीज़ रिकॉल कर पाएंगे कि 2023 में जब हमारा एनुअल मीट हुआ था तो उस टाइम पे सर लोगों ने हमारा फैमिली फ़ोटो मांगा था। तो कुछ लोगों ने दिए थे और कुछ लोगों ने अगर नहीं दिए होंगे तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें आप फैमिली फ़ोटो आप कलेक्ट करके रखें और उस कार्ड में आप लगा लें। वो मैं अपना ईएसआईसी का कार्ड भेज दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वो फ़ोटो कहाँ पर लगाना है। ईएसआईसी के कार्ड में जितने भी सदस्यों का नाम आ रहा है उस फैमिली फ़ोटो में सारे व्यक्तियों के फ़ोटो होना चाहिए कंपलसरी। उसके बाद में उसमें कंपनी का अपना काईटेक का सील और साइन होना चाहिए और हमारा साइन होना चाहिए। ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर होगी वो हमारा मैं जो अभी आपको शेयर कर दूंगा मेरा कार्ड, तो उसमें आप देख लें। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो बीमा होता है ये बाकी बीमा से थोड़ा अलग होता है। जैसे हम लोग बीमा को लेकर ये चीज़ समझते हैं, जैसे हमारा कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ बड़ी बीमारी जैसे ऑपरेशन तक हम जाते हैं तो तब हम बीमा को जनरली याद करते हैं, अदरवाइज़ हमें बीमा याद नहीं होता है। छोटा मोटा इलाज जो होता है हम स्वयं हमारे पैसों से ही करवा लेते हैं। लेकिन ये बीमा थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए ही खास है। तो इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आपको छोटी से छोटी बीमारी भी होती है, अगर आपको बुखार आ गया, आपको सर्दी जुकाम है या फिर आपका सर दर्द है, तो आप आपके पास के जो सबसे पास वाला डिस्पेंसरी वो सादा उस ईएसआईसी के कार्ड में आप मेंशन करवाएं तो आप पास के डिस्पेंसरी पर आप जाकर सर्दी जुकाम की दवाई भी वहाँ से लेकर आ सकते हैं। या फिर आपको और किसी चीज़ के लिए दिखाना है, आप जैसे लेडीज़ हैं तो उनको जो
जैसे लेडीज़ वगैरह रहती हैं, तो लेडीज़ में जो प्रेगनेंसी रहती है तो उनको डेली फॉलोअप अगर चेकअप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप दिखा सकते हैं। और डिलीवरी वगैरह के भी लिए भी अगर आप कहीं कोई आपको कहीं इमरजेंसी जाना पड़ता है तो उसके आप बिल भी उसमें लगा सकते हैं हॉस्पिटल में। बिल लगाने का और दवाइयाँ खरीदने का सबका एक अलग अलग एक तरीका होता है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उसमें नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो फिर आपके बिल बिल क्लियर नहीं होंगे। किसी भी टाइप की कुछ भी इमरजेंसी रहती है तो आप कहीं पर भी इलाज करवा सकते हैं, दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं, लेकिन उस इमरजेंसी के लिए आपको 24 घंटे के अंदर आपकी जो सबसे नियरेस्ट जो डिस्पेंसरी होती है वहाँ आपको इन्फॉर्म करना होता है कि इस वजह से हम लोगों को इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल में दाखिला करवाना पड़ा। अगर फिर वो डिस्पेंसरी से वो हॉस्पिटल अगर उनके से कनेक्टेड है तो वो आपका सारा पेमेंट जो होता है वो सारा इलाज आपका कैशलेस में ही करवा देंगे। और अगर कनेक्ट नहीं है उनसे तो आपका क्या है, आप अपना सारा इलाज कंप्लीट होने के बाद में, जैसे आपका 1 महीने तक भी आपका इलाज करवाने में समय लग रहा है किसी हॉस्पिटल में, तो आप 6 महीने तक आप अपना सारा बिल क्लेम कर सकते हैं। तो बिल आपका जो है सारा पेमेंट आपका उसके थ्रू वापस आ जाएगा। ठीक है। बिल जो क्लेम करने का एक तरीका होता है वो 4-5 पेज का फॉर्मेट होता है। वो आपको डिस्पेंसरी से जब आप लगाएंगे तब आपको मिल जाएगा, वहाँ से वो दे देंगे, जिसमें मरीज़ के फ़ोटो और जितने भी अपन लोगों ने जांच वगैरह करवाई है, जांच के जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स होते हैं, ओरिजिनल रिपोर्ट चाहिए रखते हैं, वो उनको संभाल के रखें। ओरिजिनल बिल को संभाल के रखें। बिल सारे जो होते हैं वो विथ जीएसटी होने चाहिए, सील और साइन के साथ चाहिए। हॉस्पिटल के हैं तो हॉस्पिटल के सील साइन चाहिए, मेडिकल के हैं तो मेडिकल के सील साइन उसमें लगते हैं, तभी ही वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है। हॉस्पिटल में अगर आप उनको किसी भी सदस्य को एडमिट करवा रहे हैं तो हॉस्पिटल में नाम वही ऐड होना चाहिए जो हमारे आधार कार्ड में उनका नाम है। इन चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप सरनेम या फिर कुछ भी आगे पीछे कुछ भी मिसमैच होता है तो वो बिल आपका क्लियर होने में समस्या होगी। वो आपको फिर बाद में हॉस्पिटल में जाके क्लियर करवाना पड़ेगा और वहाँ जाके फिर वो हो सकता है वो नखरे करें बैंक बिल वाले, इस टाइप की चीज़ें होती है। तो बिल का तो ऐसा हो गया कि बिल इस तरीके से क्लियर होते हैं। और बिल क्लियर होने के अलग अलग एक रूल होता है कि अगर आप 10,000 रुपये तक का जो बिल अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो डिस्पेंसरी से नॉर्मली 5 से 10 दिन में आपका बिल वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन 10,000 से ऊपर का अगर आप बिल क्लेम करते हैं तो फिर वो डिस्पेंसरी से जो अपर लेवल के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से वो पूरा चेक होते हैं, वो वहाँ से क्लियर होते हैं। तो उसमें लगभग आपको एक मान के चलिए कि 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। मैंने अभी एक बिल प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मैंने इलाज करवाया था उनका जो बिल लगाया हुआ है, तो मैंने 20,000 रुपये का बिल क्लेम करा है। तो मेरा अभी 1 से 1.5 महीना तो हो चुका है, अभी पेमेंट आया नहीं है, लेकिन मैं जैसे उनसे फॉलोअप लेता हूँ तो वो बता रहे हैं कि आपका बिल आ जाएगा, आप थोड़ा सा समय दें हमें, लेकिन बिल आपका 110% पेमेंट आ जाएगा। तो ये चीज़ें रहती है। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन के मैंने आपको बारे में आपको बता ही दिया। डॉक्यूमेंटेशन में ये है कि आप अपने जो फैमिली के जितने भी सदस्य हैं इन लोगों को जल्दी से जल्दी उसमें ऐड करवा लें। अगर किसी के सदस्य का नाम ऐड नहीं है तो आप उनको ऐड करवा लें। इसलिए जल्दी ऐड करवाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप ऐड करवाते हैं उसके 6 महीने बाद आप सुपर स्पेशलिटी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने फैमिली के किसी भी सदस्य को आज अगर जब से ऐड करवाया उसके 6 महीने बाद ही वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं कि अगर आपको कुछ भी बीमारी या फिर कुछ भी होता है फैमिली के किसी भी सदस्य को, तो वो 6 महीने तक उस ईएसआईसी के हॉस्पिटल में इलाज करवा पाएंगे। लेकिन वो अगर जैसे कुछ गंभीर बीमारी होती है तो ईएसआईसी के हॉस्पिटल में उसकी सुविधा नहीं है, तो वो आपको दूसरे हॉस्पिटल में जो उनसे कनेक्टेड हॉस्पिटल है जहाँ पर सारी सुविधाएं, वहाँ आपको वो रेफ़र नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उनका जो घर के जितने भी सदस्य हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। और उनकी डिटेल वगैरह मैच करने का मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है। बिल के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको इलाज करवाने के बारे में ऐसा बता रहा था कि छोटी छोटी बीमारी भी आप वहाँ से करवा सकते हैं। और आपको एक ऐप होता है AAA+ ईएसआईसी, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप AAA+ लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आस्क एन अपॉइंटमेंट करके नाम रहता है, बिल का ऐप का नाम रहता है आस्क एन अपॉइंटमेंट प्लस ईएसआईसी। इसमें आप अपने डिटेल वगैरह फिल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होता है। उसमें ये चीज़ें रहती है कि आप अपने डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे इलाज करवाने जाते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट पहले से ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कल इलाज करवाना है, आपको जाना है,
तो आप आज इसे आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं कि मेरे को 10:05 पे मेरे को जिस डॉक्टर को दिखाना है, जिस भी प्रकार की अपने को बीमारी होती है वो सिलेक्ट करके वहाँ पे हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो वहाँ जाकर हॉस्पिटल में जाके जो लाइन लगना पड़ता है उससे अपन बच सकते हैं। ये इसमें थोड़ा सा फ़ायदा होता है। उसके अलावा होता है ऐप में वीडियो कंसल्टेंसी का भी ऑप्शन होता है, तो उसका भी अपन लाभ ले सकते हैं। ऐप के बारे में ये रहता है। उसके बाद में हॉस्पिटल में अपन ऐप से अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, तो वहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगने से हम बच जाते हैं। उसके बाद में जिस भी डॉक्टर को दिखाना होता है, डॉक्टर के वहाँ जाकर हमें जो अपॉइंटमेंट का स्क्रीनशॉट हम दिखाते हैं, तो वहाँ से टोकन ले लेंगे। टोकन के बाद में वहाँ पर भी जो अगर लाइन लेती है तो लाइन में हमें वहाँ पर लगना होता है। लाइन में लगने के बाद में डॉक्टर जो भी आपको सलाह देते हैं, अगर जांच की सलाह देते हैं तो जांच का सभी हॉस्पिटलों में ईएसआईसी के सभी हॉस्पिटलों में अलग अलग रूल होता है कि एक समय होता है। जैसे मैं इंदौर के नंदनगर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, तो लेके 10 वहाँ पर सुबह 9 से 10 बजे से लेकर लगभग 1 से 1:30 बजे तक वहाँ पर जांच होती है। उसके बाद में वो नहीं होती है जांच का ये तरीका होता है। और अगर आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ लिखी हैं, तो दवाइयों का ये रूल होता है कि जो डॉक्टर वहाँ पर दवाइयाँ लिखते हैं, वो दवाइयाँ फिर आपको ईएसआईसी के मेडिकल पे जाना पड़ता है। ईएसआईसी के मेडिकल पर आप जाएंगे तो मान लो आपको 5 दवाइयाँ लिखी और 5 दवाई में से आपको उस मेडिकल पे 3 दवाइयाँ मिलती हैं, 2 दवाइयाँ नहीं मिलती है। तो ये दवाइयाँ 2 दवाइयाँ आप नहीं मिल पाती है, ये दवाइयाँ आप किसी प्राइवेट मेडिकल से भी खरीद सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है। लेकिन इसमें आप याद रखें, आप अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपको उस मेडिकल पे आपको दवाइयाँ नहीं मिली है, तो आपको डिस्पेंसरी पे या फिर अपना हॉस्पिटल में आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमें ईएसआईसी के मेडिकल पे ये दवाइयाँ नहीं मिली थी। तो वो अपने सिस्टम को ये बताएंगे, सिस्टम या फिर हॉस्पिटल में किसी को बताएंगे, मतलब सिस्टम में जनरेट कर देंगे चीज़ें कि भाई पेशेंट हमारे पास ये दवाइयाँ लेने आया था, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इन्हें बाहर से ख़रीदने के लिए इजाज़त दे रहे हैं। तो उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल से आप दवाइयाँ खरीद सकते हैं। खरीदने के 3 दिन के अंदर अंदर आपको वापस से डिस्पेंसरी में ये बताना पड़ेगा कि हम किसी हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेकर आए हैं, तो ये दवाइयाँ आपको वापस से उन्हें दिखाना पड़ेगा। वो उसका फ़ोटो या फिर जो भी कुछ उनकी करना रहता है वो दिखाएंगे, फिर आपको परमिशन देंगे कि आप इनको दवाइयाँ कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये इसमें रहता है। और ठीक है, ठीक, मैं ये एक चीज़ इसमें बोलना चाह रहा था लेकिन भूल रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपको डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई लिखी है, इसमें एक रूल होता है कि डॉक्टर ने आपको 1 महीने की दवाई लिखी है, आपने डॉक्टर को 1 तारीख को दिखाया। आप 1 तारीख को दिखाने के बाद में आप मेडिकल पर जाते हैं, उसी दिन सेम डे में आपको वहाँ दवाई नहीं मिलती है, तो आप सोचते हैं कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल से तो हम दवाई ले ही लेंगे। लेकिन आप 1 तारीख को दवाई ना लेते हुए आप 5 तारीख को वापस डिस्पेंसरी में जाते हैं कि 5 या फिर 2 तारीख मान लो या 3 तारीख मान लो, कितनी भी तारीख को, जिस सेम डे में अगर नहीं जाते हैं, अगले दिन जाते हैं, आप डिस्पेंसरी में बताते हैं कि हम ये दवाई लेने गए थे लेकिन हमें नहीं मिली, तो डिस्पेंसरी वाले आपको बोल देंगे कि आप दवाई ले लो। अगर आप 1 तारीख को नहीं लेते हैं, आप 5 तारीख को दवाई लेते हैं और वही 5 तारीख वाली दवाई आप वापस डिस्पेंसरी में दिखाएंगे, तो आप जो बिल होता है वो बिल आप 5 तारीख से लेके 30 तारीख तक का बिल ही क्लेम कर पाएंगे। इसलिए आप अगर आपको बाहर से ख़रीदना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप दवाइयाँ उसमें ख़रीदें। अदरवाइज़ जो दवाई लेने की जो बिल डेट होती है उस डेट से लेके ही आप बिल क्लेम कर पाते हैं। अब शुरू के 5 दिन आप नहीं खरीद पाए अपनी किसी मजबूरी के कारण, आपके पास पैसा नहीं है, फिर और कुछ भी मजबूरी रही हो, तो वो उस चीज़ को वो इंक्लूड नहीं करते हैं, वो फिर आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल से आपको दूसरे किसी हॉस्पिटल में अगर आपको रेफ़र करते हैं, तो वहाँ पर रेगुलर फॉलोअप के लिए भी 1 से 2 दिन में आपको रेगुलर जो फॉलोअप के लिए भी ईएसआईसी से स्टाफ जाता है और आपसे फीडबैक लेता है कि आपको वहाँ पर किस टाइप का इलाज आपको मिल रहा है, आप उस इलाज से संतुष्ट हैं या नहीं। डॉक्टर वगैरह या फिर किसी के वहाँ के हॉस्पिटल के
स्टाफ ने आपके साथ कोई किसी टाइप का मिसबिहेव तो नहीं करा है, या फिर आपको से किसी ने अलग से कोई पैसा तो नहीं लिया, इस टाइप की चीज़ें आपसे फीडबैक कुल मिलाकर लेते हैं। और इलाज तो अच्छी जगह ही भेजते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में ही भेजते हैं, ऐसा नहीं है, इस पर इलाज की तो कोई इशू नहीं है, मैंने भी करवाया उसमें। इसके अलावा इलाज होने के बाद अगर आपको फ़ॉलोअप के लिए बुलाया जाता है 1 महीने या 2 महीने के बाद भी अगर आपको बुलाया जाता है, तो वो फ़ॉलोअप भी उसमें इंक्लूड होते हैं, उसके भी आपको अलग से कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ती है, वो भी उसमें इंक्लूड रहते हैं। जाँच वगैरह होती है तो वहाँ अगर ईएसआईसी का ऑफ़िस रहता है तो वहाँ से वो परमिशन लेने के लिए बोलते हैं, तो वो भी इंक्लूड उसमें हो जाता है, ठीक है। और जैसे अभी मैं इस चीज़ें के बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पिताजी को अभी हार्ट अटैक हुआ है, तो उसमें उनको बताया गया है कि कुछ दवाइयाँ हैं जो उनकी लाइफ टाइम चलेगी, तो वो दवाइयाँ मैं रेगुलर लेने जाता हूँ, तो वो दवाइयाँ भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती हैं। और ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आप कोई व्यक्ति काइटेक से रिमूव होता है तो मतलब जॉब छोड़ता है अपनी जॉब, जैसे मैंने छोड़ दी है अभी 1 नवंबर को, तो उसमें आप जॉब छोड़ने के 6 से 8 महीने तक भी आप उसमें इलाज करवा सकते हो। जैसे उस टाइम पे हुआ था ना कि जैसे आप हम हमारा रजिस्ट्रेशन जब हुआ है शुरू में, उससे 6 महीने के बाद ही हम इलाज करवाने के लिए एलिजिबल रहते हैं, ऐसा इसमें भी है। जैसे हम जो जॉब छोड़ते हैं तो हमने अब जैसे अभी मैंने अक्टूबर तक की तो हमारी ईएमआई हमारी प्रीमियम पे हुई है, तो उसका एक 6 से 7 महीने तक का एलिजिबल रहता है, तो हम 6 से 7 महीने तक हम लोग इलाज करवा सकते हैं, ये चीज़ें उसमें रहती है। और मैंने तो सर से बात भी करती थी सर से, और मैं हंसी सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर अगर पॉसिबल होता है तो मेरी जो प्रीमियम रहती है वो आप मुझे बता दें, मैं भर दूँगा। तो उससे क्या है कि मेरा पिताजी का जो है वो इलाज चलता रहेगा। अभी डेली फॉलोअप के लिए बुलाते हैं वो, ये चीज़ें। और इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश करी। अगर कुछ नहीं बता पाया, आपके मन में कुछ डाउट रहते हैं, इंक्वायरी रहती है, तो आप ये जो मैं वीडियो शेयर करूँगा उसमें कॉन्टैक्ट नंबर मेरा रहेगा, तो आप मुझे कॉल करके भी बाकायदा जानकारी ले सकते हैं, मैं बिल्कुल बता दूँगा। और यही है। और इसके अलावा 4.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, आप लोगों को मिस करूँगा। शुक्रिया।